हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और वहीं पे बताए थे कि इन अभिक्रियाओं का जो प्रकार है इनको एक एक करके हमको विस्तार से पढ़ना है। तो उसी क्रम में आज हम लोग पहली जो अभिक्रिया का प्रकार है योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसी को शुरू करेंगे। इसी के बारे में जानेंगे कि ये कैसे होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि नाम लिखा हो योगात्मक अभिक्रिया, इसमें अभिकारक के रूप में आप दो या दो से अधिक पदार्थ लो। वो दो पदार्थ दो तत्व हो सकते हैं, वो दो पदार्थ दो यौगिक हो सकते हैं, या एक यौगिक एक तत्व भी हो सकता है। तो अभिकारक के रूप में आप दो या दो से अधिक पदार्थ कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो उत्पाद है बच्चों वो सिर्फ हमें एक ही मिलेगा, अर्थात अभिकारकों का योग हो जाता है, और योग के रूप में हमको क्या प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, संयोजन मतलब सभी पदार्थ आपस में संयोजित हो के और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एकल नए पदार्थ, देखिए मैंने यहाँ अंडरलाइन कर रखा है, एकल मतलब एक ही पदार्थ बनाए। इधर जो जुड़ने वाले हैं जिनसे क्रिया हो रही है वो दो या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो उत्पाद बनेगा सिर्फ बच्चों एक ही बनेगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं, अभी मैं बता रहा था कि वो तत्व भी हो सकते हैं या यौगिक भी हो सकता है, या तत्व और यौगिक दोनों हो सकता है। तो इसके आधार पे हम इस संयोजन अभिक्रिया को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है तत्वों की संयोजन अभिक्रिया, अर्थात वह संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के रूप में सिर्फ तत्व ही भाग लें और दोनों तत्व आपस में जुड़ के एक नए पदार्थ का निर्माण करें। तो ऐसी संयोजन अभिक्रिया को हम लोग तत्वों की संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी अभिकारक रूप में कौन रहेगा, तत्व रहेगा। तो तत्वों की संयोजन अभिक्रिया, यदि अभिकारक रूप में दो यौगिक हो तो उसे यौगिकों की संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, और एक तत्व और एक यौगिक हो तो उसे हम लोग तत्व और यौगिक की संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं तत्वों की संयोजन अभिक्रिया। देखिए मैंने यहाँ कुछ अभिक्रियाओं का नाम लिख रखा है, लोहा और गंधक। सल्फर को गंधक भी बोला जाता है, तो लोहा और गंधक की संयोजन अभिक्रिया। तो जैसे ही संयोजन अभिक्रिया आप समझ गए होंगे कि लोहा और गंधक दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, संयोजित होकर और एक ही नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, अर्थात किसका, यहाँ पे देखिए आप, फेरस सल्फाइड का निर्माण हो रहा है, यानी लोहे का सल्फाइड बन रहा है। तो लोहा और सल्फर दो पदार्थ थे, दो तत्व थे, दोनों आपस में संयोजित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण, फेरस सल्फाइड का निर्माण कर लिए, अर्थात यहाँ पे दोनों का योग हो गया, अर्थात संयोजन हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया को लोहे और गंधक की संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसी तरीके से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया है, तो मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योग कराएंगे तो जाके जल का निर्माण होता है, तो ये भी दो तत्वों की योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे दो तत्व आपस में जुड़ के और एक यौगिक का निर्माण कर ले रहे हैं, अर्थात इनका योग हो जा रहा है, अतः यह तत्वों की संयोजन अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार अगला हम लोग प्रकार देखते हैं इसका, यौगिकों की योगात्मक अभिक्रिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब अभिकारक के रूप में कौन सा पदार्थ हमको लेना है, यौगिक लेना है, और वो यौगिक आपस में जुड़ के एक नए यौगिक का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे यौगिकों की योगात्मक अभिक्रिया। यहाँ पे एक बड़ी फेमस क्रिया लिखी गई है बच्चों, जब चूने को CaO, किसका सूत्र है ये, जिंदा चूना इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिंदा चूना।
कैल्शियम ऑक्साइड है, और जब इसको जल में डालते हैं तो उष्मीय क्रिया होती है। कौन सी क्रिया? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। इसमें अत्यधिक मात्रा में उष्मा निकलती है और CaOH का निर्माण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग जिंदा चूना, और इसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर, या इसी को हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला, दोनों पानी और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों मिलके और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गए। तो हो गया योगात्मक अभिक्रिया, दो यौगिक को जोड़े एक नया यौगिक बना। ठीक है, अब इससे प्रश्न क्या पूछा जाता है कि दीवार पे, ठीक है ना, दीवार पे चूने की पुताई होती है दीवार पे, तो पूछता है कि दीवार में किस चूने का प्रयोग किया जाता है, दीवार की पुताई के लिए किस चूने का प्रयोग होता है, तो जिंदा चूना या बुझा चूना। तो आप बताओ कि बुझा हुआ चूना, इसे ही हम लोग और एक नाम देते हैं चूने का पानी। तो आप बताओ दीवार पे किसकी पुताई होती है? चूने के, पानी का, अर्थात बुझे हुए चूने का प्रयोग होता है। पूछता है कि दीवार में जिस चूने की पुताई उसका सूत्र बताइए, तो CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप नाम याद रखोगे तो उसी का सूत्र आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो ये योगात्मक अभिक्रिया हो गई। अब इसी से जुड़ा हुआ एक क्रिया यहाँ पे और लिखा गया है, ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं है क्योंकि इसमें दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड है, इसी से जुड़ा हुआ, इसमें मैं बता रहा हूं कि जब इस चूने को दीवार पे चूने के पानी को लगा देते हैं बच्चों, तो कुछ 2 या 3 दिन बाद जब ये धीरे धीरे सूखता है चूना, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। सबको पता है 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो ये बुझा हुआ चूना जब धीरे धीरे सूखता है तो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बुझा हुआ चूना दीवार पे पोतने के बाद क्या होता है, 2-3 दिन बाद उसको बताया जा रहा है। तो वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है और क्रिया करके जलवाष्प और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। अर्थात ये जो बुझा हुआ चूना था बच्चों, ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से 2 या 3 दिन बाद जब चूना जो दीवार पे पुताई हुई सूखता है, तो CaOH CaCO3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उस दीवार पे हल्की सी CaCO3 की परत बनने की वजह से एक चमक उत्पन्न हो जाता है। तो परीक्षा में ये भी पूछता है कि दीवार पे चूने की पुताई के बाद दीवार पे जो चमक उत्पन्न होती है वो किसकी वजह से होती है, किस यौगिक के बनने की वजह से? तो आपका जवाब होगा कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से। ये कैल्शियम कार्बोनेट भी काफी फेमस है, ये जो खड़िया है इसका भी सूत्र CaCO3 ही होता है, पूछा जाए तो बताएंगे, और जो संगमरमर होता है उसका भी सूत्र CaCO3 ही होता है। तो आई होप इससे संबंधित आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला योगात्मक अभिक्रिया लेते हैं, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, इसी को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं बच्चों, तो सफेद रंग का धुआं निकलता है, और वो सफेद रंग का धुआं एक्चुअल में यही अमोनियम क्लोराइड का होता है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि अमोनिया गैस को जब HCl में प्रवाहित कराते हैं तो सफेद रंग का धुआं प्राप्त होता है, उस कौन सा यौगिक होता है? तो आप बताओगे अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और इसको सिंपल वे में हम लोग बोलते हैं, कॉमन नेम इसका होता है नवसागर। समझ में आ गया सबको? तो ये यहाँ पे रिएक्शन देखिए, योगात्मक अभिक्रिया, दो यौगिक जुड़ के एक यौगिक बना ले रहे हैं। इसके बाद लेड ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया, अर्थात लेड ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया आपस में कराते हैं तो लेड सल्फेट बनता है। क्या बनता है? लेड सल्फेट। और यहाँ पे भी देखिए दो यौगिक आपस में जुड़ के और एक ही नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो आई होप आपको तत्वों की संयोजन अभिक्रिया और यौगिकों की संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा, इनके समीकरण भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि संबंधित जो भी चीजें थी आपको सारी चीजें बता दी गई है। इसको नोट कर लीजिए। फिर तीसरा इसका हम लोग प्रकार पढ़ लेते हैं, तत्व और यौगिक की संयोजन अभिक्रिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए तीसरा इसमें पढ़ते हैं, तत्व एवं यौगिकों की संयोजन अभिक्रिया। पीछे दो पढ़ के आए हैं, तत्व और तत्व की संयोजन अभिक्रिया या तत्वों की संयोजन अभिक्रिया, यौगिकों की संयोजन अभिक्रिया, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे तत्व एवं यौगिक की संयोजन अभिक्रिया। जैसे
कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया यदि हम ऑक्सीजन से कराएं तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें दो पदार्थों ने लिया, एक यौगिक है और एक तत्व है, और दोनों मिलके और एक योग बना लिए, योगात्मक अभिक्रिया हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो गया। ठीक इसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड वो ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात ये दोनों मिलके यौगिक और एक तत्व मिलके एक नए यौगिक का निर्माण कर ले रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसी में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की संयोजन अभिक्रिया, इसमें देखेंगे कि यौगिक है और एक तत्व है। बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो उसको हम लोग आगे कार्बनिक रसायन शुरू करेंगे तो विस्तार से जानेंगे। फिलहाल यहाँ पे कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कुछ पदार्थों कुछ तत्वों जैसे हाइड्रोजन, चूंकि हम लोग यहाँ पे तत्व और यौगिक की संयोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि कुछ जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कुछ तत्वों जैसे हाइड्रोजन और हैलोजन, हैलोजन का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे क्रिया कर और योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एथिलीन, ये क्या लिखा हुआ है, एथिलीन। जब इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन से कराए निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हाइड्रोजन इसमें आके ऐड हो गया। पहले 4 हाइड्रोजन परमाणु थे और हाइड्रोजन के परमाणु 6 हो गए और इसका नाम बच्चों हो जाएगा एथेन। तो पहले ये एथिलीन था और एथिलीन जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जब उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज हमने बढ़ाया तो ये एल्केन में बदल गया, सिंगल बॉन्ड वाले डबल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। खैर, यहाँ पे योगात्मक अभिक्रिया ही हो रही है, दोनों आपस में जुड़ के और एक नए यौगिक का निर्माण कर ले रहे हैं। इसी तरीके से ये देखिए इसका नाम होता है बच्चों एसिटिलीन। ये 3 कार्बन वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें भी निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम लोग हाइड्रोजन से इसकी क्रिया कराएं तो पहले ये बदलता है एथिलीन में, पहले ये बदलता है डबल बॉन्ड वाले में, और फिर सेम क्रिया को रिपीट करें, अर्थात हाइड्रोजन की मात्रा को और बढ़ाएं निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये एथिलीन पुनः ये ऊपर वाली क्रिया होगी और पुनः ये बदल जाएगा किसमें, एथेन में बदल जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक क्रिया प्रदर्शित कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। तो आई होप आपको आज योगात्मक अभिक्रिया समझ में आ गई होगी, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसमें जो उदाहरण आपको बताए गए वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अभिक्रिया के प्रकार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।